रेजोनेंस। रेजोनेंस आपके पास जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा। इसके बारे में बात करते हैं। इससे बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आपके पास सिलेबस के अंदर हमेशा आते रहते हैं। तो पहले इसकी बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन जो आपने 11th में बॉन्डिंग में भी चेक की थी, एक बार फिर से देख लीजिए। रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट दोनों एज ए सिनोनिम्स आप बार बार में यूज कर रहे होंगे। आया कहाँ से ये कंसेप्ट? तो आपके पास बहुत सारे ऐसे कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के थ्रू आप नहीं समझा पाते। उनकी प्रॉपर्टीज को अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आपको उनके मल्टीपल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने पड़ते हैं, और वो जो उनके मल्टीपल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको बोलते हैं रेजोनेटिंग फॉर्म्स। और ये जो फिनोमेनन है, इस फिनोमेनन का नाम, जिसमें एक मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टीज एक स्ट्रक्चर से आप नहीं समझा पा रहे, इसी का नाम है आपके पास रेजोनेंस। आपके पास ये कंसेप्ट थ्योरेटिकली एज वेल एज मैथमेटिकली दोनों तरीके से समझाया जा चुका है। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में आप हायर क्लासेस में देखेंगे और थ्योरेटिकल आप 11 से देखते हुए आ रहे हैं। तो यहीं से आपका टॉपिक शुरू होता है रेजोनेंस, जिसमें आपके पास कहा गया कि प्रॉपर्टीज ऑफ मेनी मॉलिक्यूल्स कांट बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग अ सिंगल कोवेलेंट स्ट्रक्चर, सो वी ड्रॉ multiple structures and these multiple structures are known as the resonating forms or canonical forms, and this phenomenon of drawing the various structures to explain the various properties is known as the resonance. Let's see an example. एक एग्जाम्पल देखो ध्यान से। जैसे सिंपल आपके पास बेंजीन का ही है भाई, आपके पास बेंजीन की कैकुले फॉर्म यहाँ पे दिखा रखी है। अगर आप इस वाली फॉर्म को देखोगे तो यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड कार्बन एटम के बीच में, थर्ड और फोर्थ कार्बन एटम के बीच में, 5 और 6 कार्बन एटम के बीच में दिखेगा। यही चीज यहां बता भी रखी बेटा, देखो। वहीं कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कहां पे है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 1 और 6 के बीच में, यहां पर सिंगल बॉन्ड्स है। वहीं इसकी जो दूसरी फॉर्म है, दूसरी रेजोनेटिंग फॉर्म है, वो क्या बता रही है? नहीं भाई, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड बिल्कुल नहीं है। ये कह रही है 1 और 2 के बीच में तो सिंगल बॉन्ड है। ये कह रही थी 2 और 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ये वाली फॉर्म क्या करी? नहीं 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 नहीं, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है। इन शॉर्ट अगर आप इन दोनों फॉर्म को चेक करोगे तो इसके जो सिंगल बॉन्ड्स हैं वो इस वाले के डबल बॉन्ड्स हैं, और इसके जो डबल बॉन्ड्स हैं, सिंगल बॉन्ड्स है सॉरी, वो इस वाले के डबल बॉन्ड्स हैं। एक दूसरे के एग्जैक्ट अपोजिट है बेटा, है ना। यहां से आपकी ये वाली डेफिनेशन कैसे आएगी? ऐसे आएगी। ये वाली फॉर्म क्या करिए, ये वाली फॉर्म इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती है। प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है? बॉन्ड लेंथ आती है, बॉन्ड एंगल आता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ आती है, और ये सारी चीजें एक दूसरे पे टोटली डिपेंडेंट है। बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा हुई तो स्ट्रेंथ कम होगी, तोड़ना आसान रहेगा। बॉन्ड लेंथ कम हुई तो तोड़ना आपके लिए क्या रहेगा? काफी मुश्किल रहेगा। तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ से ही बॉन्ड की स्टेबिलिटी डिटरमाइन होगी। जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसकी बॉन्ड की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, और बॉन्ड की स्टेबिलिटी से तो बॉन्ड की रिएक्टिविटी डिफाइन होगी, है ना बेटा। तो सारी चीजें एक दूसरे से डिपेंडेंट है, और इन शॉर्ट बॉन्ड कितना रिएक्टिव है, कितना स्टेबल है, यहीं से तो आप किसी सब्सटेंस की केमिकल नेचर के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो सीधी सीधी बात यही है भाई, ये जो छोटे छोटे बॉन्ड्स हैं, जिनके बॉन्ड लेंथ हैं, उनकी प्रॉपर्टीज आपको सब कुछ अलग तरीके से दिखाती है। जैसे ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाई फर्स्ट और सेकंड की जो बॉन्ड लेंथ है वो है 134 पिकोमीटर, छोटा बॉन्ड है। और ये वाला क्या कह रहा है? ना 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 ना, फर्स्ट और सेकंड वाला तो भाई 154 पिकोमीटर का है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ, इसको याद भी कर लेना, कई बार डायरेक्ट पेपर में आ जाता है। वो कितना आपके पास? 154 पिकोमीटर। तो यार इसके हिसाब से तो आप कहोगे फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और सेकंड और थर्ड का वीक है। ये क्या कह रहा है? ना ना ना, फर्स्ट और सेकंड वीक है, सेकंड और थर्ड स्ट्रॉन्ग है। यही तो डेफिनेशन है। क्या आप किसी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज जब एक सिंगल स्ट्रक्चर के थ्रू नहीं समझा पाते? ये कुछ और ही बोल रहा है, ये कुछ और ही बोल रहा है, दोनों अलग अलग बोल रहे हैं। तो ऐसी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव दिस कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस। और रियलिटी में रेजोनेंस ने क्या कहा? रेजोनेंस ने दोनों को पीठ के साइड में उठा दिया, चलो साइड बैठ जाओ, रियलिटी में बताता हूँ क्या है। तो रेजोनेंस ने रियलिटी क्या बताई इनको डांटते हुए? बोला नहीं भाई, सारे के सारे बॉन्ड जो हैं वो एग्जैक्टली सेम बॉन्ड लेंथ के हैं, सबकी बॉन्ड स्ट्रेंथ एग्जैक्ट सेम है, और सबकी बॉन्ड लेंथ 139 पिकोमीटर है सारों की। मतलब ये बॉन्ड लेंथ आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से थोड़ी सी ज्यादा है, और कार्बन सिंगल बॉन्ड से कम है। मतलब इट इज इंटरमीडिएट ऑफ 1 and 2 बॉन्ड लेंथ।
कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बिल्कुल ऑलमोस्ट बीच के अंदर आपके पास ये वैल्यू आ रही है, जो बता रही है कि आपके पास ये जो बॉन्ड आए हैं इनके पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है, और ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ही आपके पास रेजोनेंस है। यही इसकी सारी प्रॉपर्टीज को, इसकी स्टेबिलिटी को, इसकी रिएक्टिविटीज को समझाएगा। तो यहां से इस तरीके से इंट्रोड्यूस होता है अपना कंसेप्ट रेजोनेंस का। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चनों को इसकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन किएंगे, पर पहले हम देखें तो रेजोनेंस में है क्या क्या। मेन वजह भाई, ये सारा जो पंगा क्रिएट हुआ है, ये सारा पंगा क्यों क्रिएट हुआ है, इसका कोज क्या है, रेजोनेंस किस वजह से हो रहा है। तो रेजोनेंस की जो वजह है वो है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंजुगेटेड सिस्टम। भाई अगर आप वो डेफिनेशन याद ना करके इसको लर्न करना चाहते हो तो बेटा आप इसको भी लर्न कर सकते हैं। What is resonance? It is the cause as well as the simplified most technical definition. What is it? It is the delocalization of pi electrons of a conjugated system. So, what is delocalization? जब आप एक पर्टिकुलर जगह पे बैठते हैं, एक पर्टिकुलर जगह पे रहते हैं, that is localization. आप अपने नेटिव स्टेट में बैठे, नेटिव गांव में, शहर में बैठे, that is localization. लेकिन जब वहां से आप हिल के कहीं और जा रहे हैं, मूव करके, दैट इज डीलोकलाइजेशन। तो सेम यहाँ पे है, ये जब पाई बॉन्ड जो था कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में था तो ये क्या था, लोकल था। लेकिन जब ये मूव करके सेकंड और थर्ड के पास आ गया है, दैट इज द मूवमेंट, दैट इज द स्प्रेड, दैट इज द डीलोकलाइजेशन। अब ये डीलोकलाइजेशन किसकी होगी, सिर्फ पाई की होगी। कभी भी सिग्मा कॉन्जुगेट नहीं करेंगे, सिग्मा मूव नहीं करेंगे, हमेशा सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस के अंदर पाई ही मूवमेंट शो करेंगे। अब टॉपिक पे आते हैं, भाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या है, बार बार यूज हो रहा है। तो कॉन्जुगेशन का मतलब है जहां पे सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन्स अल्टरनेटिवली, सिग्मा फिर पाई या फिर पाई सिग्मा, जहां तक ये अल्टरनेट प्रेजेंस रहेगी वहां तक आपका फिनोमेनन ऑफ रेजोनेंस रहेगा। तो क्या था आपके पास रेजोनेंस, भाई सिग्मा और पाई का अल्टरनेट मौजूद रहना, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थ्रू आउट द स्ट्रक्चर का मतलब नहीं पूरे के अंदर, जहां तक कॉन्जुगेशन है, हो सकता है आपके पास 100 कार्बन हो लेकिन कॉन्जुगेशन आपके पास 40 कार्बनों में है, तो 40 कार्बनों तक रेजोनेंस रहेगा, उसके आगे नहीं रहेगा। तो इट विल रिमेन टिल द कॉन्जुगेशन एंड्स। कॉन्जुगेशन जहां तक है वहां तक ये भाई साहब चलते रहेंगे। लास्ट, इसका नाम क्या है, इसका एक और नाम भी है, मेसोमेरिक इफेक्ट, जो थोड़ा सा डिफरेंस आता है मेसोमेरिक में रेजोनेंस में, लेकिन हम इसको सिनोनिमी मान के चलेंगे अपने लेवल पे। तो इट इज ऑल्सो नोन एज मेसोमेरिक इफेक्ट और कॉन्जुगेट इफेक्ट। अरे कॉन्जुगेशन तो हो ही रही थी उसके नाम से, इसका नाम कॉन्जुगेट इफेक्ट भी कर दिया। और ये एक परमानेंट इफेक्ट है। दूसरी अच्छी चीज क्या है, ये एक परमानेंट इफेक्ट है। जैसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपके पास एक टेम्पररी इफेक्ट होगा, ऐसे ही ये आपके पास टेम्पररी नहीं, एक परमानेंट इफेक्ट होगा। अब चेक करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन को, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और जहां पे हमने बात की थी कि भाई आपके पास रेजोनेंस है क्या, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, तो वहीं पे बात चल रही थी कि भाई आपके पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या है, जहां पर सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के अल्टरनेट पोजीशन पे मौजूद हो। अब उसी के भी बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कौन से होंगे, वो इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा बॉन्ड के अंदर मौजूद होंगे। सिग्मा बॉन्ड आपको पता ही है, जब भी कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के आमने सामने हेड ऑन ओवरलैप की वजह से बनते हैं, दो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। और जब भी कोई कोवेलेंट बॉन्ड आपके ऑर्बिटल्स के साइडवेज ओवरलैप की वजह से बनते हैं, जैसे आपके पास ये दो ऑर्बिटल्स हैं, एक दूसरे में अगर हेड ऑन ओवरलैप कर जाएंगे दैट विल बी दी सिग्मा बॉन्ड। लेकिन यही दो ऑर्बिटल अगर एक दूसरे में साइडवेज ओवरलैप करेंगे दैट विल बी दी पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड हमेशा वीक। तो आपके पास कॉन्जुगेशन का मतलब, जैसे भी एक सिंपल सा एग्जांपल अभी बात करते हैं, सॉरी, ये ब्यूटा 1,3 डाइन, हाइड्रोजन तो आप लगा ही लोगे बेटा, H2 H H और H2, राइट। दिस इज ब्यूटा 1,3 डाइन। क्या ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है? ऑब्वियसली है। देखो पाई सिग्मा पाई, जहां पर भी सिग्मा और पाई सिस्टम कॉन्जुगेशन में हो, तो बात करते हैं भाई पाई के अंदर कौन कौन आएगा। सिग्मा तो सबको पता चल जाता है भाई, सिग्मा यानी कि कार्बन कार्बन या कोई भी सिस्टम है जहां पर आपके पास एक सिंगल बॉन्ड है। लेकिन अब बात करते हैं पाई की। पाई के आपके पास 3 केसेस बन जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड भाई जरूरी नहीं है आपके पास होमोन्यूक्लियर ही हो,
एक ही जैसे एटमों के बीच में ही हो, अलग अलग के बीच में भी हो सकता है। जैसे आप चेक करोगे कार्बोनिल के अंदर, या आप चेक करो साइनाइड के अंदर, ये भी आपके पास मल्टीपल बॉन्ड्स में ही काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि भाई जहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, वही सिस्टम कॉन्जुगेशन में काउंट होंगे, मल्टीपल बॉन्ड में काउंट होंगे, नहीं। कोई भी ऐसा सिस्टम जहां पर आपके एटमों के बीच में मल्टीपल बॉन्ड मौजूद हो, वो पाई कहलाता है। सेकेंड, ऐसा जिसके अंदर आपके पास चार्जेस आते हों, जैसे कार्बोकैटायन कार्बोनेट, ऑर्गेनिक की बात करें इसलिए कार्बन की ही बात एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन कोई भी ऐसा सिस्टम जहां पर आपके पास अल्टरनेट पोजीशनों के ऊपर चार्जेस मौजूद हो, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी हो, या इवन फ्री रेडिकल्स, क्योंकि बॉन्ड दो तरीके से टूटेगा, एक होमोलिटिक जिस टाइम पर बॉन्ड इक्वल टूटेगा दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। अरे याद करना थोड़ा सा, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है, होमोलिटिक में क्या आता था, जीओसी में हमने देखा ही, जब बॉन्ड इक्वली टूटता है तो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, तो आपके पास ये जो चीज बनती है इसको क्या बोलते थे, फ्री रेडिकल। लेकिन अगर बॉन्ड हेटेरोलिटिकली टूटा, हेटेरोलिटिकली टूटेगा तो किसी एक के पास तो जाएगा टूट के, तो ये जो आपके पास चीजें बनती हैं, जिसके पास गया उसके ऊपर नेगेटिव, जिसके हिस्से का गया उस पर पॉजिटिव, ठीक, क्या बनते थे आपके पास, कार्बोकैटायन। तो ये भी क्या हो जाएंगे आपके पास, पाई इलेक्ट्रॉन। इवन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो तो होंगे ही होंगे। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किस किस पे मौजूद होंगे अपने पास ऑर्गेनिक में, ग्रुप 15, ग्रुप 16 और ग्रुप 17 एलिमेंट्स के पास ही लोन पेयर मौजूद होंगे। ग्रुप 15 में भी हमारा सिलेबस दो ही जनरली यूज करेगा, एक नाइट्रोजन एक फॉस्फोरस, ठीक है जी। आर्सेनिक एंटीमनी उनको यूज नहीं करता है। नाइट्रोजन फॉस्फोरस के ऊपर दोनों पे ही एक एक लोन पेयर है जी। दूसरा ऑक्सीजन सल्फर, सेलिनियम टेलुरियम उनको यूज नहीं करेंगे, दो ही यूज करेंगे, ऑक्सीजन और सल्फर, और इन दोनों के पास ही आपके पास दो दो लोन पेयर मौजूद है, हमें तो एक ही चाहिए भाई। तीसरा हैलोजेंस, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई भी हो, सारे चलेंगे भाई, इन सब के ऊपर तीन तीन लोन पेयर हो। और हमें तो कितने चाहिए बेटा, हमें तो सिर्फ एक ही लोन पेयर चाहिए, ताकि आपके सिस्टम के अंदर क्या कराया जा सके, कॉन्जुगेशन करवाई जा सके। अब ये थे आपके पास पाई। बहुत रेयर केसेस होंगे जहां पर आपके पास बैक बॉन्डिंग वगैरह होगी, वहां पर हो सकता है आपके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स को भी पाई सिस्टम के अंदर काउंट किया जाएगा। बैक बॉन्डिंग कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के अंदर बनती है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में बनती है, वहां पर भी इनको यूज किया जा सकता है, पर हम ज्यादातर यूज करेंगे मल्टीपल बॉन्ड्स, लोन पेयर और चार्जेस को। नेक्स्ट आपके पास, अब हमने देख लिया कि भाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या है, उसको एक्सप्लेन कर लिया। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन कि जो आपके पास रेजोनेंस है, हमने डिफाइन तो कर लिया क्या है, क्यों है, और वो जो क्यों है उसको भी अंदर से डिफाइन कर लिया। तो अब हम बात करते हैं कितने टाइप का होगा। तो रेजोनेंस जो है बेटा जी वो दो टाइप का होगा। दो कौन कौन सी टाइप होंगी, एक रेजोनेंस की टाइप होगी प्लस आर ग्रुप, ऐसे फंक्शनल ग्रुप, ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स या एटम्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है, दे हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देते हैं, मतलब अपनी तरफ से। कुछ बुक्स में आप ये भी पढ़ोगे, विच थ्रोज इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम देमसेल्व्स, मतलब ऐसे ग्रुप जो अपने से दूर इलेक्ट्रॉन डालते हैं, फेंकते हैं रिएक्शन के अंदर। तो वही बात होगी ना भाई, जो अपने से दूर इलेक्ट्रॉन करेंगे, मतलब खुद से तो इलेक्ट्रॉन दे ही रहे हैं, तो ऐसे ग्रुप्स को आप क्या कहोगे, प्लस आर ग्रुप। कौन कौन से होंगे जो अपना सिलेबस यूज करेगा, भाई हेलोजेंस होंगे, भाई एल्कोहल्स होंगे, थायोल्स होंगे, ऑक्साइड होगा, ईथर होगा, थायोईथर होगा और अमीन। ये सारे ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है जो प्लस आर के हैं। और भी कोई स्किप रह गया तो प्लीज आप यहाँ पे अपनी टेबल जब बनाए तो उसके अंदर लिख सकते हैं, हो सकता हो कोई मेरे से स्किप हो गया। ये मेन है भाई आपके पास, जो जो आप जनरली यूज कर रहे होगे 12th के दौरान। उसके अलावा माइनस आर ग्रुप, ये प्लस है बेटा, ये प्लस आर ग्रुप है, ये कौन से, माइनस आर। प्लस वाले क्या करे थे, प्लस का मतलब क्या होता है, ऐड, मतलब दे रहे थे सिस्टम को। माइनस का मतलब लेंगे भाई, है ना, ये सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का अमाउंट बढ़ाएंगे। ये पॉइंट भी नोट कर लेना इसके अंदर, दे इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, वेयरएज दे विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सिस्टम एंड हेंस दे डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ आवर सिस्टम, ऑफ द कॉन्जुगेशन ऑफ द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कौन कौन होंगे इसके अंदर, सबसे पहले आएगा आपके पास कार्बोनिल ग्रुप्स। कार्बोनिल में कौन कौन होगा भाई, एल्डिहाइड और कीटोन। उसके बाद एसिड या एसिड के सारे डेरिवेटिव्स, वो भी सारे माइनस आर की तरह काम करेंगे, वेदर इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हलाइड्स, एसिड अमाइड्स, एसिड आपके पास एनहाइड्राइड्स, एस्टर्स,
सारे के सारे किसकी तरह काम करेंगे बेटा, -R ग्रुप की तरह, और सिस्टम के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, विड्रॉ करेंगे। आपके पास साइनाइड्स, अमोनियम या एनिलीनियम, जब भी भाई NH2 ग्रुप का लोन पेयर को निकाल लिया जाएगा, वैसे तो NH2 के पास एक लोन पेयर है, ग्रुप 15 का है, ये रहा, तो लोन पेयर है तो भाई ये डोनर की तरह काम करेगा, है ना। इनको डोनेट करें, डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए, लेकिन यहां पर इससे अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल गया, क्योंकि सबको पता है किसी के पास लोन पेयर होना उसको एक बेस बना देता है, और बेस के ऊपर एसिड तो अटैक करने के लिए वेट में रहता ही है भाई, आया ना। इसके पास एक लोन पेयर है, कोई भी एसिड इस पर अटैक करेगा, ऐसे अटैक करके क्या बना लेगा, ये जो अमोनिया था, अमीन था, इसका अमोनियम ग्रुप बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, इसका अमोनियम, RNH2 ग्रुप RNH3 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप हो जाएगा। तो इन शॉर्ट, और लास्ट में डायजोनियम सोल्ट, इसको तो भूलना ही नहीं है, लास्ट ईयर सिलेबस से कट गया था, फिर से इंक्लूड हो गया है। डायजोनियम सोल्ट डायजोडाइज में कपलिंग रिएक्शंस में काम आएगा, तो रेजोनेंस इसका भी आपको देखना होगा। तो इन शॉर्ट अगर आप इन दोनों को ही एक एक अक्षरों में डिफाइन करो तो इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप्स, ये रेजोनेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन रिच की तरह बिहेव करते हैं, डोनेट करें भाई, और ये रेजोनेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह बिहेव करते हैं। रिच कौन होंगे, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, जिनके ऊपर आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, इसके ऊपर सबके ऊपर लोन पेयर है। और डेफिशिएंट की तरह कौन काम करेगा, जिनके पास भाई पॉजिटिव चार्ज हो, यहाँ बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव है ही, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपका जो सिस्टम है, इवन किसी के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स हुए, अगर किसी के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स हुए, वो भी -R की तरह काम करेगा बेटा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स थे ना, सारी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो भी किसकी तरह काम करेंगे, -R की तरह काम करेंगे। अब हम रेजोनेंस विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करके देखते हैं। रेजोनेंस की पहली क्लासिफिकेशन +R ग्रुप, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सा समझ भी लेते हैं भाई। +R में एग्जाम्पल भी आपने लिखी है कुछ सेकंड पहले, तो उसमें से दो एग्जाम्पल, एक लिया है मैंने हेलोजन का और दूसरा लिया है मैंने ऑक्साइड आयन का। एक न्यूट्रल लोन पेयर वाला है और दूसरा चार्ज वाला है। ये ध्यान देना भाई, इसके पास भी लोन पेयर जरूर है, ऐसा नहीं कि ऑक्साइड के पास सिर्फ चार्ज है, लेकिन जब लोन पेयर और चार्ज दोनों चीज़ें अवेलेबल होंगी तो कॉन्जुगेशन में आपके पास जो सिस्टम के अंदर डीलोकलाइजेशन करनी है जिसको, वो हमेशा आपके पास चार्ज ही करेगा टू अटेन न्यूट्रलिटी। इसी उसको दिमाग में प्लीज़ बैठा लेना। तो सिस्टम को थोड़ा सा समझते हैं भाई। पहली चीज़, क्या ये रेजोनेंस करेंगे, हाँ करेंगे सर, आपने बना रखा है, नहीं, थोड़ा सा समझो भाई। पहले चेक करो क्या इसके पास कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल है, देखना पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा। अब थ्रू आउट द रिंग घूम गए हो, सारे के अंदर क्या थे आपके पास, अल्टरनेट पोजीशन पे सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे। इसका मतलब आपके पास हाँ ये कैपेबल है टू शो द फिनोमिनन ऑफ रेजोनेंस। सिमिलरली यहां देखो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, थ्रू आउट फिर से आप सिस्टम के अंदर घूम गए हो एंड अगेन इट कंटेन्स कॉन्जुगेशन, तो ये भी रेजोनेंस में जाएगा। पॉइंट 1। पॉइंट 2, अब वापस आ जाओ टॉपिक पे भाई। रेजोनेंस में जाएंगे तो क्या होगा, तो आपके पास सबसे पहले ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर मूव करेंगे, कर गए जी लोन पेयर मूव। लोन पेयर मूव करती क्या बनेगा, एक बार सिस्टम को थोड़ा सा खोल के एक बार देख लो ताकि किसी भी टाइप का कोई भी आपके दिमाग में डाउट ना रहे। ये सिस्टम कुछ ऐसा है, मान लो हमने क्लोरीन ले लिया भाई एक हेलोजन की टाइप में, जिसके पास 3 लोन पेयर थे, ठीक है, सबके ऊपर एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है, और ये कुछ ऐसा बना रखा है हमने, ऐसे ऐसे और ऐसे, राइट। अब क्या हुआ देखना, आपके पास ये लोन पेयर यहां से यहां मूव करके आए, बिल्कुल कॉन्जुगेशन थी तो डीलोकलाइजेशन होगी, मूवमेंट हो गई है भाई। ये जो लोकल इलेक्ट्रॉन थे कार्बन क्लोरीन के, वो यहाँ पे आके मूव कर गए। अब इस डीलोकलाइजेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन के थे वो इन दोनों के बीच में आ गए हैं, उसकी वजह से क्या हो गया, इस कार्बन का हाल देखो भाई। इलेक्ट्रॉन आएंगे तो हमेशा बॉन्ड तो बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। इसके कार्बन के 2 बॉन्ड ये रहे, एक ये रहा 3, और 2 और बन गए 5। भाई कार्बन की तो कैपेसिटी 4 बॉन्ड बनाने की है, 4 से ज़्यादा बना नहीं सकता। इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी नहीं है कि भाई अपना ऑक्टेट ही बढ़ा ले, ऑक्टेट भी एक्सपेंड नहीं करेगा। तो इसके पास ऑप्शन क्या हो गया, अगले किसी बॉन्ड को तोड़वाए। इसके पास टोटल 2 ऑप्शन थे, आइदर ये वाला और ये वाला।
तो इन दोनों में से किसको तोड़वाना है इसके लिए इजी रहेगा। ये तो खाली सिग्मा है भाई, टूटते वैसे भी रेजोनेंस का फिनोमेनन खत्म हो जाएगा, और रेजोनेंस हो ही किस लिए रहा था, टोटल स्टेबिलिटी। तो भाई ये रेजोनेंस खत्म हो गए, बॉन्ड टूटते हैं, ऊपर से सिग्मा भी है, दोनों ही चीजें इसको बिल्कुल भी फेवर नहीं करेंगी। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या बच गया, ये वाला पाई। तो क्या करेगा बेटा, अपने इस पाई को तोड़वा लेगा इस टाइप से। जैसे ही टूटेगा, आप देखो इलेक्ट्रॉन्स आए तो उन्होंने बॉन्ड बनाया, और आपके पास बॉन्ड टूटा तो उसने चार्ज बनाया। देखो ये चीज तो ही है, चेक करो, ये यहां से आए तो आपके पास क्या बन गया, डबल बॉन्ड, और ये आते ही भाई साहब मूव करके कहां चला गया, एग्जैक्ट अगले एटम के ऊपर। तो देख लो ये बन गया चार्ज, है ना। दूसरा, अब आपके पास ये चार्ज अपने आप को डिलोकलाइज कराएगा, और चार्ज कहां जाएगा, दो एटमों के बीच में टू फॉर्म दी बॉन्ड। अब जाते यहां का हालचाल चेक करो भाई, क्या बन गया है। अब यहां पर जैसे ये सिस्टम आएगा, फिर से बना के देख लो एक बार। सबके पास एक एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है, इसको तो भूलना ही नहीं है। इसके पास नेगेटिव था, यहाँ डबल बॉन्ड क्लोरीन था, हेलोजन में एक एग्जांपल, ठीक है। और इसके ऊपर क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर को लूज किया था। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। अब इसने इलेक्ट्रॉन को मूव करा दिया भाई, यहाँ पे करा दिया, मूव कराती क्या बनेगा भाई, देखना बॉन्ड बन गया सर। अब इस कार्बन का हालचाल चेक करना, ऑलरेडी डबल बॉन्ड यहाँ पे था ही। यहाँ पे जो बॉन्ड बना है, थोड़ा सा डॉटेड दिखा देता हूँ क्योंकि बन रहा है, अभी बना नहीं है। तो अब इस कार्बन का हाल देखना, 2 2 4 और 1 5, 5 बॉन्ड हो गए। 5 बॉन्ड तो स्टेबल नहीं है, तो इसके पास क्या ऑप्शन है, ये अपने एटमों को आगे मूव करा दे, अपने बॉन्ड को अगले एटम पे मूव करा दे। तो क्या बन गया भाई, जैसे ये भाई साहब यहाँ से यहाँ आए, ये भाई साहब यहाँ से यहाँ, ठीक है। बस अब तो आगे मूवमेंट होती जाएगी इसी टाइप से, इलेक्ट्रॉन्स अगले दो एटमों के बीच में मूव कर जाएंगे, और बॉन्ड अगले एटम के ऊपर मूव कर जाएगा। बात को ध्यान से सुनना और समझना, बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में अगले एटम पे जाता है, और आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो ये बॉन्ड यहां गया, और अगले में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां चले गए बेटा, आपके पास बॉन्ड की फॉर्म में। तो इलेक्ट्रॉन देखो कॉन्टिन्यूसली यहां से मूवमेंट करते करते देखो कहां तक आ चुके हैं। अब जैसे ये यहाँ आया, अब बेचारे इसको यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा। सेम वही सिस्टम बना के देख लेना आपको, अगर ये समझ में आ गया तो। अब की बार यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास है, नेगेटिव चार्ज, ऑब्वियस सी बात है। अब ये नेगेटिव चार्ज अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, अपनी मूवमेंट कराएगा यहाँ से यहाँ से, दैट्स इट। और जैसे ये अपनी मूवमेंट कराएगा, इलेक्ट्रॉन वापस चले जाएंगे हेलोजन पे। पॉजिटिव चार्ज मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वापस चले गए तो वापस से लोन पेयर बन जाएंगे, है ना। अब देखो 1 से लेके और आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 तक आते आते सारों में आपने बीच में डबल हेडेड एरोज बनाए हैं। डबल हेडेड एरोज डिफाइन करते कैनोनिकल फॉर्म्स को, ठीक है जी। और आपके पास पहले से अगर आप 5वें स्ट्रक्चर पे जाओ तो स्ट्रक्चर्स टोटली इलेक्ट्रॉन रिवर्स हो चुके हैं। यहाँ 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, वहाँ 2 और 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड था, यहाँ 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है। तो आपके कार्बनों के पास जो डबल बॉन्ड है वो टोटली डिलोकलाइज हो गए हैं, टोटल मूवमेंट हो गई है, एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज रेजोनेंस। और ये लास्ट में एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर आप हमेशा बेंजीन को ऐसे बनाते हैं, हमेशा बेंजीन को ऐसे बनाते हैं। तो ये क्या डिफाइन करता है, ये जो है ये डिफाइन करता है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट। वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो थ्रू आउट द रिंग बहुत स्पीड में चल रही है, आपको दूर से दिखता है कि भाई ऐसे कि इलेक्ट्रॉन तो भाई ऐसे है इस फॉर्म में, लेकिन नहीं, इलेक्ट्रॉन तो भी बॉन्ड की फॉर्म में ऐसे ही हैं, लेकिन वो मूवमेंट कभी ऐसे और कभी ऐसे, सॉरी थोड़ा साफ ही बना देता हूँ, आई एम रियली वेरी सॉरी बेटा, कभी ऐसे। वो मूवमेंट जो इन दोनों फॉर्म्स के बीच में इतनी फास्ट होती है कि आपको दूर से बैठे बैठे वो एक ऐसे सर्कुलरली मूव रिंग दिखाई देती है, राइट। एंड दिस फिनोमिनन इज आर रेजोनेंस। और रेजोनेंस में अगर आपने इस वाली फॉर्म को प्लस आर वाली को देखा तो इसने प्लस आर ने क्या डोनेट किए, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, जिसके ऊपर जाएंगे उसको क्या बनाएंगे, नेगेटिव। कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो पे और पैरा पे। चार्ज देख लो बेटा, चार्ज कहाँ आया है, ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे। तो प्लस आर ग्रुप ने आपकी बेंजीन रिंग को नेगेटिव चार्ज बना दिया है, और कौन सी पोजीशनों पे, एट दी ऑर्थो एंड एट दी पैरा पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन कौन सी होती है, फंक्शनल ग्रुप जहां पे भी आपके पास लगाओ, मान लो यहां फंक्शनल ग्रुप लगा है जी, तो उसकी जो एडजेसेंट पोजीशंस होंगी वो क्या होती है बेटा आपके पास है, ऑर्थो।
उससे अल्टरनेट पोजीशन जो होंगी, अल्टरनेट मतलब एक एक छोड़ के, ये वाली, ये कौन सी होंगी आपके पास, मेटा। और जो बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट होगी आपके पास, वो क्या हो जाएगी आपके पास, पैरा। ध्यान रखना, रटना मत कि भाई ऊपर वाली पोजीशन के बिल्कुल ये दोनों ऑर्थो, ये दोनों पैरा, नहीं भाई। फंक्शनल ग्रुप जहां पे, देखना कहां पे फंक्शनल ग्रुप, उसकी बिल्कुल एडजेसेंट पोजीशंस ऑर्थो, अल्टरनेट पोजीशन जो है वो मेटा, और एग्जैक्ट अपोजिट पोजीशन जो है वो हो गया आपके पास है पैरा। एक ऐसे ही फिनोक्साइड आयन का रेजोनेंस और चेक कर लो बेटा, ठीक है जी। फिनोक्साइड आयन का रेजोनेंस आप चेक करोगे, अब की बार बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम ही है सब कुछ, बस अब की बार मूवमेंट लोन पेयर की नहीं, चार्ज की हुई है, बाकी सब बिल्कुल वैसा ही है। इलेक्ट्रॉन्स मूव करके आए, बॉन्ड बनाया, बॉन्ड दो एटमों के बीच में बनेगा, और बॉन्ड टूटा तो चार्ज की फॉर्म में अगले एटम पे चला गया। देख लो, नेगेटिव न्यूट्रल हो गया क्योंकि इसने लॉस कर दिया है, और भाई बॉन्ड टूट के गया तो नेगेटिव हो गया है। ये आगे मूव करेगा दो के बीच में, और ये अगले पे मूव करेगा इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। फिर ये भाई साहब आगे मूव कर रहे हैं, और ये भाई साहब आगे, देखो ये आ गया, यहाँ पे बॉन्ड बन गया और यहाँ पे चार्ज। अब ये भाई साहब वापस यहाँ, तो ये भाई साहब वापस यहाँ, लो जी। और ये हो गया आपका रेजोनेंस हाइब्रिड। लास्ट में आपका क्या बन गया, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये है आपके पास प्लस आर ग्रुप। आपको अगर ये चीज़ें ठीक से समझ में आ गई हैं तो आपको अपनी नोटबुक में अब इनके रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाने हैं। एक फिनोल का, इसके बिल्कुल नीचे फिनोल का बनाओगे, कोशिश करो एक ही लाइन में बनाने के लिए, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है नोटबुक के अंदर प्लीज। एक दूसरा आप बनाओगे बेटा एनिलीन का, इसका नाम है फिनोल, उसका नाम था फिनोक्साइड। ओके बेटा, ये एनिलीन बनाओगे, और एक बना लो ईथर एनिसोल, एक बना लेंगे ईथर एनिसोल। इन तीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी इनके साथ ही आपको बनाने हैं। ये आपका होमवर्क लगा लो, प्रैक्टिस लगा लो, ताकि आपको प्लस आर अच्छे से समझ में आ जाए। अब माइनस आर ग्रुप। माइनस आर ग्रुप में देखो बेटा, जैसे आपके पास है एक बेंजल्डिहाइड, और दूसरा एग्जाम्पल है आपके पास बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट। दो हैं आपके पास एग्जाम्पल, और कुछ आप खुद बना के देखोगे। अभी एक बार समझ लो इसको, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट, और ये तो बेंजल्डिहाइड, इसको सभी जानते ही हैं, आपको सबको पता भी होगा। तो बेंजल्डिहाइड में अब की बार क्या होगा, डायरेक्ट आपके पास रेजोनेंस स्टार्ट नहीं होगा, पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से जब भी अटैक होगा, अटैक मतलब जब भी कोई दूसरा रिएक्टेंट इसको टक्कर मारेगा, उसकी वजह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, और टूटने के बाद कार्बन ऑक्सीजन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सबको पता है कौन है, ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रॉन ले जाएगी ऑक्सीजन, और कार्बन पे बेचारे पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और यहां से अब रेजोनेंस शुरू होगा। क्यों? क्योंकि देखो पाई सिग्मा पाई सिग्मा, सॉरी पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, अरे कॉन्जुगेशन हो गई सारे सिस्टम में, इसका मतलब रेजोनेंस आ गया है आपके पास। तो बस अब आपके पास मूवमेंट शुरू होगी। लेकिन पिछली बार आपका जो सिस्टम, जो ग्रुप जुड़ा हुआ था, वो कैसा था, अमीर था, इलेक्ट्रॉन रिच था। लेकिन अब की बार कैसा है, डेफिशिएंट है। देख लो ये रहा पॉजिटिव चार्ज। तब की बार थोड़ा सा उल्टा होगा, अब की बार इलेक्ट्रॉन मूव करके रिंग के अंदर से जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप उसको खींचेगा। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन गए थे, उस बेचारे पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव, और यहाँ क्या आ गया आपके पास, डबल बॉन्ड। ऑब्वियस सी बात है। कैसे, एक बार देख लो क्या जाता है, एक सेकेंड ही लगेगा, अच्छे से समझ लेते हैं इसको। सी डबल बॉन्ड OH, यहाँ बॉन्ड था आपके पास। तो अब जैसे ही अब ये वाला सिस्टम जो था, इनके बीच का डबल बॉन्ड था, इसके पास कमी हो गई बेटा इलेक्ट्रॉन की। किसके पास, इस वाले कार्बन के पास। कितने देखना बॉन्ड, 1 2 3 6 इलेक्ट्रॉन तो है। ऑक्टेट के लिए कितने चाहिए थे, 8। तो डेफिशिएंट हो गया, डेफिशिएंट हो गया तो इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन मूव करा के इसको दे दिए। देते ही इसके पास देखो इसका क्या सिस्टम बना। जैसे इसने अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, आपके पास कुछ ऐसा बन गया बेटा। तो इस कार्बन का हाल देखो, 1 2 और 2 4, इसके तो 4 बॉन्ड पूरे हैं। लेकिन इस वाले का देखना बेटा, 1 2 और ये रहा 3 ही तो बॉन्ड बने, इसके इलेक्ट्रॉन तो लूज हो गए, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ये कैसा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप। और इस डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए बेचारा दूसरा कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करा देगा। कहेगा ले भाई टेंशन ना ले, तेरा भाई है ना, ले इलेक्ट्रॉन ले, वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करा देगा।
शिफ्ट करते ही अब यहाँ पे तो मल्टीपल बॉन्ड आ गया, लेकिन इस वाले कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके हिस्से के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए हैं भाई। अब यहाँ पे आती क्या हो जाएगा, ये वाला डीलोकलाइज हो जाएगा, ये भाई साहब यहाँ आ गया। अब जैसे ही आया यहाँ पे तो डबल बॉन्ड पहले भी था, अब देखो फिर से आ गया, लेकिन इस वाले कार्बन का तो बॉन्ड चला गया। जैसे इसके पास डेफिशिएंसी आई, इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को रिवर्स करा दिया, कहते चल भाई वापस दे, जहाँ से आए थे इलेक्ट्रॉन फिर से वापस वहीं मूव कर जाएंगे और आपके पास इस तरीके से रेजोनेंस हो जाएगा और फाइनल स्ट्रक्चर आपके पास जैसा था वैसा ही, बस इलेक्ट्रॉन रिवर्स हो जाएंगे अपनी पोजीशन से। सो दिस इज आपके पास -R। ऐसा ही एक और बेंजीन डाइजेनम सॉल्ट, इसको देख के थोड़ा अटपटा लगता है, वजह ये थोड़ा सा नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड ऑलरेडी है, तो इसमें नाइट्रोजन के पास डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी को रिमूव करने के लिए कार्बन भाई साहब बीइंग मोस्ट दानी, खुद के पास हो ना हो दूसरे को जरूर दे के आएगा, ये भाई साहब अपने इलेक्ट्रॉन मूव कराएंगे। मूव कराते यहाँ डबल बॉन्ड हो गया और इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ, क्योंकि नाइट्रोजन 5वां बॉन्ड बहुत रेयर है अफोर्ड कर पाए, तो इसलिए ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को आगे शिफ्ट करा देगा। आगे शिफ्ट कराते ही क्या बनेगा भाई, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पहले भी 4 बॉन्ड थे, अब भी नाइट्रोजन के 4 ही बॉन्ड बने, क्यों, डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए इसने अपना इलेक्ट्रॉन भेजे तो भाई चार्ज आ गया, इसने बदले में यहाँ शिफ्ट करा दिया, तो इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए क्या हुआ भाई, ये भाई साहब यहाँ मूव कर गए, ठीक है जी। इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए अगला बॉन्ड मूव कर गया और उस पॉजिटिव ने क्या किया, फिर से जैसा था वही सिस्टम करा दिया भाई, ये लो। तो ये जो एरोज हैं, एरोज बच्चे नहीं करते भाई, नहीं लिखते, कोई जरूरत भी नहीं है, मैं भी नहीं कहता आप लिखो, लेकिन ये एरो आपको डिफाइन करते हैं कि कौन मूव कहाँ करके गया है। अगर आपने एरो बना लिए, एरो बनाने समझ में आ गए, इसका मतलब आपको तो ये समझ में आ गया ना कहाँ मूव करके गए हैं इलेक्ट्रॉन, क्यों मूव करके गए हैं इलेक्ट्रॉन, तो फिर तो आपको रटने की कभी जरूरत ही नहीं है, बस एक बार देखा कहाँ, हाँ अच्छा ऐसे मूव किए थे, खत्म काम। दिस इज आर -R ग्रुप। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अब आप इन 3-4 स्ट्रक्चर्स को भी बनाने की कोशिश करें। एक कीटोन, दूसरा साइनाइड, सारों में सेम फंक्शंस होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आएगा ऐसे, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आएगा, ये पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। एक एनिलीनियम आयन जरूर बना के चेक करें, एनिलीनियम बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा, NH3 पॉजिटिव है यहाँ पर आपके पास, फिर से वही मूवमेंट होगी आपके पास, फिर से पॉजिटिव आएंगे आपके पास। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स प्लीज़ अपना बना के जरूर ट्राई करें, ये हो जाए तो प्लीज़ इसको भी बना लें, क्योंकि एक चैप्टर में ये भी काम आएगा, बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ये 4, 1, 2, 3 और ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अपनी नोटबुक में जरूर बनाएं और कोई डाउट है तो इसको जरूर पूछें। तो विद दिस अपना जो रेजोनेंस का टॉपिक है वो टॉपिक और हो गया है। थैंक यू।